पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, मतलब कि सेल्स में मॉलिक्यूल्स का आना और उनका जाना, मतलब उनका जो गुजर है वो किस तरीके से होता है अंदर बाहर। We know that cell membranes act as a barrier to most but not all molecules. सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे सेल्स में एक बैरियर का काम अदा करती है, लेकिन बहुत सारे सेल्स में ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इसी वजह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मीन्स कि वो कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, कुछ को बाहर जाने देती है और कुछ को बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Cell membrane maintain the equilibrium inside as well as outside by exchanging the matter with cell's environment according to need। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है सेल के इनसाइड भी और आउटसाइड भी। डिफरेंट मैटर्स जो है वो सेल के इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एक्सचेंज करके उसकी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स डू इट थ्रू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसको डिफरेंट प्रोसेस के जरिए करती है। वो डिफ्यूजन भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है, ऑस्मोसिस भी हो सकती है, फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। मतलब ये सारे मेथड्स हैं कि जिन तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल्स को इनसाइड और आउटसाइड द सेल्स अलाउ करती है। इन सबको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसनट्रेटेड एरिया से लोअर कंसनट्रेटेड एरियाज की तरफ मूव कर जाना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। वही बात कि डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की वो मूवमेंट है जो हायर कंसनट्रेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, वहाँ से मॉलिक्यूल्स का उन एरियाज की तरफ मूव कर जाना जहाँ पे उनकी कंसनट्रेशन लो है, अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, इसको हम यही कहते हैं कि हायर से लोअर की तरफ मूव करना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस आर इन मोशन व्हेन द सब्सटेंस इज अबव 0 डिग्रीज केल्विन और द -230 to 73 डिग्रीज सेंटीग्रेड। जो सब्सटेंस हैं मॉलिक्यूल्स के, वो जो हैं वो जब मोशन में होते हैं ना, तो उनका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या -273 सेल्सियस होता है। इन सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑल्सो देयर मूव फ्रॉम द लो टू हाई। तो ये है कि बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंस इस तरह के हैं जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लो से हाई की तरफ मूव करते हैं। ऐसा करने के लिए उनको जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। द ओवरऑल नेट मूवमेंट इज दस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि जितने वो है लो से हाई मूव कर रहे हैं और हाई से लो मूव कर रहे हैं, तो जो क्या कहते हैं, जो एक स्टेट आती है ना, वो इक्विलिब्रियम की हो जाती है। इवेंचुअली द मॉलिक्यूल्स रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जितने मॉलिक्यूल्स जो है वो लो से हायर में जा रहे होते हैं और जितने हायर से लोअर में जा रहे होते हैं, उनका जो रेट है ना वो इक्वल हो जाता है। तो वो उस पर हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की, इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिए और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सारे एरियाज में। डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। डिफ्यूजन जो है वो एक प्रिंसिपल मेथड है सब्सटेंस की मूवमेंट का, एज वेल एज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर भी अगर मूवमेंट करवानी है मॉलिक्यूल्स की तो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, और अगर आउटसाइड द मेम्ब्रेन भी करवानी है तो भी डिफ्यूजन को यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम डिफ्यूजन के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से जो है वो मूव करवा सकते हैं। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर इन दिस प्रोसेस। जो फिशेस में गैशियस एक्सचेंज होती है लंग्स में, गिल्स में, और जो क्या कहते हैं जो और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दूसरे, जैसे एनिमीलिया हो गए और डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं जिनके पास लंग्स होते हैं, उनमें जो ये जो है गैसेस एक्सचेंज होती है वो भी डिफ्यूजन के जरिए होती है। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन में होते हैं, उन ब्लड कैपिलरीज जो है विलाई में, जो उसमें गैसेस जो क्या कहते हैं
ब्लड कैपिलरीज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, वो भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन की। बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपैंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज। तो ये जो सेल, जब ये सेल्स जो हैं वो अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं या गैशियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उनकी एनर्जी नहीं एक्सपैंड होती, ठीक है, वो एनर्जी नहीं एक्सपैंड करते, डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस डिफ्यूजन टाइप द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए हम इसको जो है वो कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स के विदाउट एनर्जी जो है वो सारा काम हो रहा होता है। आगे जो है वो हमारे पास आगे जो प्रोसेस आता है वो है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कि किसी भी एड के ज़रिए, किसी मदद के ज़रिए जो है वो डिफ्यूजन होगी। मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्रीली डिफ्यूज नहीं होते सेल मेम्ब्रेन्स में। क्यों? अपने उनका साइज बड़ा होता है या उनका चार्ज डिफरेंस आ जाता है। सो सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन into or out of the cells with the help of ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो वो सेल्स हैं वो लेके जाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए, जिसे हम बहुत सारी प्रोटीन्स एज ए वर्क करती हैं, उनके ज़रिए जो है वो डिफ्यूजन होती है मेम्ब्रेन्स में। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव द सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोई ऐसी प्रोटीन जो कि हायर से लोअर की तरफ मूव करवाए तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब कि पहले तो खुद ब खुद हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके साइज बड़ा है या चार्ज डिफरेंस है, वो किसी ऐसी प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। वो प्रोटीन जो है वो सब्सटेंसेस को डिफ्यूज करवा देती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन द सिंपल डिफ्यूजन। मतलब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होती है सेल्स में एज कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बट देयर इज नो बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है कि जिसमें जो है वो एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती। ये हमारे पास एक उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। इसमें जो है वो ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि लिपिड बाय लेयर है। डिफ्यूजन होनी है मॉलिक्यूल्स की, इस तरह से जो है वो डिफ्यूजन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद नहीं मूव कर पा रहे, जब उनको किसी प्रोटीन के ज़रिए अंदर मूव करवाया जाएगा तो वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ईजिली मूव आउट हो जाएंगे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। अगला हमारे पास जो प्रोसेस है वो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लेजर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब कि ये डिफ्यूजन से उलट प्रोसेस है। ऑस्मोसिस जो है वो वाटर की मूवमेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के में से, कहाँ से? लेजर सल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से, सॉरी लेजर, हाँ जी, लेजर सल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन वाली एरिया की तरफ वाटर की मूवमेंट है ये। द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। मतलब उन्होंने कहा है कि आप टॉनिसिटी की मदद से, द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। टॉनिसिटी क्या है? टॉनिसिटी ये है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे सल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है इन पूरे सोल्यूशन के मुकाबले में, ठीक है, इसे हम कहते हैं टॉनिसिटी। तो जो वाटर है वो मूव करता है, वाटर मूव करता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, ये दो मेथड हैं। अब जो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट। हाइपर मीन ज़्यादा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो सोल्यूट ज़्यादा होता है, हाइपो में जो है वो सोल्यूट लेस होता है। और एक सोल्यूशन होता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इसमें जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ही होती हैं। ये ऑस्मोसिस में क्या है? वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। अब ये कंसेप्ट हमारे पास, इसमें टॉनिसिटी का एक कंसेप्ट होना चाहिए। टॉनिसिटी मींस के एक जगह रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स कितने हैं। अब सॉल्यूशंस जो हैं वो तीन तरह के हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं और आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक जो है वो ज़्यादा सोल्यूट, हाइपो मीन लेस सोल्यूट एंड आइसो मीन इक्वल सोल्यूट्स। आगे हमारे पास आता है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम एनिमल सेल्स को जो है, मतलब कि रेड ब्लड सेल ही उन्होंने एग्जांपल के तौर पे लिया, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लेते हैं, मतलब कि उसमें सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, द सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। जो सेल का वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि उनमें चेंज ही नहीं आएगी, इक्वल कंसंट्रेशन है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जितना जो है वो सेल के अंदर सोल्यूट्स हैं उतने ही जो
है वो सॉल्यूशन में सोल्यूट है, तो वो एक सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आइसोटोनिक बन जाएगा। अब आगे वो कह रहा है बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज मूविंग आउट। इसमें ये आइसोटोनिक वो क्यों है, क्योंकि जितना पानी सेल से बाहर निकल रहा है उतना ही पानी सेल में इनसाइड मूव कर रहा है। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड, ये तो हमारे पास सिचुएशन थी आइसोटोनिक में जब हमने प्लेस किया था। अब आगे आता है व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो मूव करवा देना है, जो है वो सेल को रखना है, तो वाटर एंटर्स एंड सेल वॉल एंड सेल स्वेल्स एंड मे रैप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बलून। मतलब कि हाइपोटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वाटर जो है वो एंटर होगा उसमें और वो स्वेल हो जाएगा। वाटर जब स्वेल हो जाएगा तो वो रप्चर हो जाएगा लाइक ओवरफिल्ड बलून। किसी बलून को अगर हम ज़्यादा ओवरफिल कर दें, जैसे वो फट जाता है ना, इस तरीके से सेल भी जो है वो रैप्चर हो जाएगा। सिमिलरली एन एनिमल सेल्स प्लेस इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब हम जो है एनिमल सेल्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, विल लूज द वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज। वो क्या करेगा, वो वाटर को लूज कर देगा और श्रिंक हो जाएगा साइज में। सो द इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जहाँ फ्रेश वाटर जो होते हैं उनमें एनिमल सेल्स जो है मस्ट हैव द वेज टू प्रिवेंट द एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर। एनिमल सेल्स इस तरह के उनमें अडाप्टेशन होती है कि वो अपने अंदर जाने वाले एक्सेसिव जो एंट्री है ना वाटर की, उसको वो प्रिवेंट कर सकें। और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जैसे सी वाटर होता है, उनमें मस्ट हैव द वेज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को। Water balance problems are somewhat different for plant cells because of their turgid cell walls. वाटर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो एनिमल सेल्स के मुकाबले में प्लांट सेल्स में और तरह की होती हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स जो है वो थोड़े रिजिड होते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स लिव इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जो बहुत सारे प्लांट सेल्स हैं वो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स देन इन सेल। मतलब कि जो उनके जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल्स जो है वो कम होती है। एज अ रिजल्ट वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड द सेल्स एंड देन इनसाइड द वैक्यूल। इसी वजह से जो है वो वाटर इनसाइड मूव करता है पहले और फिर जो है वो वैक्यूल में मूव कर जाता है। और वैक्यूल्स में ही जो ज़्यादा मिकदार में पानी का होना वाटर की प्लांट सेल्स की टर्जिडिटी की वजह बनता है। उसके बाद है व्हेन वैक्यूल इंक्रीजेज इन साइज, जब वैक्यूल जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म प्रेसेस firmly अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ सेल वॉल। जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के इंटीरियर के मुकाबले में प्रेस हो जाता है। आगे है विच एक्सपैंड्स अ लिटल, जो कि थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। उसके बाद है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल चूंकि सेल्यूलोज से बनी हुई होती हैं, प्लांट सेल्स जो है वो रैप्चर नहीं होती, इंस्टेड बिकम रिजिड, वो रिजिड हो जाती है। जबकि एनिमल सेल्स में ऐसा था कि जब वाटर इनसाइड मूव करता था और एक्सेस वाटर होने की वजह से सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाता था, लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल्स में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, उनमें सेल्यूलोज होता है, तो वो रैप्चर नहीं होती बल्कि और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सटेंड्स बाय एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। इस कंडीशन में जो वो आउटवर्ड प्रेशर है जो कि सेल वॉल पे लग रहा होता है, मतलब बाहर वाली साइड पे जो एक प्रेशर अंदर सेल के अंदर से वॉल्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है ना सेल के, उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टर्गर। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टर्गर इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। और जब एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड एंड इट इज फ्लैसिड। मतलब कि जब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, हमने देखा है पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं, मतलब जितना पानी बाहर जा रहा होता है उतना पानी अंदर आ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो पानी की अपटेक होती है ना वो इतनी इनफ नहीं होती कि वो उसको जो सेल को जो है वो टर्जिड बना के रखें। ये वजह होती है कि सेल्स जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट प्लांट सेल्स लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक। और जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, प्लांट सेल्स जो है वो वाटर को लूज कर देते हैं, उनका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, मतलब कि उसके साइटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना, इसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्म। ये देखेंगे उन्होंने एक क्या कहते हैं डायग्राम सी बनाई हुई है जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि एनिमल सेल्स हैं, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम उसको रखेंगे तो वाटर इनसाइड मूव करेगा। जब वाटर इनसाइड मूव कर देगा, चूंकि इसकी एनिमल सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो हार्ड नहीं होती, वो सिर्फ आउटर कवरिंग एक ही होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो जो है इस पानी को बियर नहीं करती और वो रैप्चर हो जाती है और सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, जितना पानी अपटेक हो रहा होता है उतना ही पानी जो है वो बाहर निकल जाता है।
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर जो है वो इन आउटसाइड मूव कर जाता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। आगे है जी प्लांट सेल। प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं ना, तो वो पानी इनसाइड मूव करना शुरू हो जाता है। जब वो इनसाइड मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में जो है वो वैक्यूल ज्यादा होता है। जब वैक्यूल ज्यादा होता है तो प्लांट सेल्स जो है वो वैक्यूल में स्टोर करना शुरू कर देता है वाटर को, और उसकी टर्जिडिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर जो है वो जितनी नेट अमाउंट आ रही होती है उतनी ही अमाउंट जा रही होती है, लेकिन फिर भी प्लांट सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, क्योंकि ये इनफ अमाउंट नहीं होती जो उनकी टर्जिडिटी को मेंटेन कर सके। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो है वो वाटर आउटसाइड मूव कर जाता है और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगला टॉपिक हमारे पास आता है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग्स इन लीफ एपिडर्मिस एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है ना वो प्लांट सेल्स की वॉल में ना एपिडर्मिस में एक छोटे छोटे से होल्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, लीफ एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स जो है उनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। डे टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो आर हाइपरटोनिक, मतलब कि हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। डे टाइम में जो है वो गार्ड सेल्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं, इट मीन्स कि वो हाइपरटोनिक कंडीशन में होते हैं, उनके पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, उनकी जो ग्लूकोज की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज बन रहा होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डे टाइम में ज्यादा होती है। देन देयर नियर बाय एपिडर्मिस सेल्स, मतलब अपने जो दूसरे एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स है ना उनके मुकाबले में इसके पास जो है वो ग्लूकोज ज्यादा होता है स्टोमेटा के पास। वाटर एंटर देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल। वाटर जो है वो वाटर दूसरे सेल्स में से इनमें एंटर होता है और वो स्वेल हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे एज्यूम अ रिजिड बोर्ड शेप एंड पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। इस फॉर्म में क्या होता है कि उनकी जो एक क्या कहते हैं शेप है ना, वो बाउड शेप, एक रिजिड सी स्ट्रक्चर बन जाता है और उनमें एक पोर बन जाता है, एक सुराख बन जाता है। अब नाइट टाइम एट नाइट व्हेन देयर इज लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इन गार्ड सेल्स, मतलब कि जब नाइट में फोटोसिंथेसिस सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही हो तो इट मींस कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो वहां पे लो होती है गार्ड सेल्स में। तो वाटर जो है वो लीव कर देता है एंड बिकम फ्लैसिड, और वाटर जो है वहां से लीव कर जाता है एंड बिकम फ्लैसिड, और वो जो है वो मुरझा जाते हैं या नरम पड़ जाते हैं। इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड ओपनिंग इज क्लोज। इस इन कंडीशंस में जो है वो गार्ड सेल्स जो है वो रेस्ट में चले जाते हैं अगेन में, और जो उनका ओपनिंग एक पोर बना था डे टाइम में वो अब जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। The knowledge about semi permeable membrane is applied for very purposes, मतलब कि semi permeable membrane का जो knowledge है इसको हम different purposes में use कर सकते हैं। We know that the semi permeable membrane is capable of separating the substance। semi permeable membrane जो है इस काबिल होती है कि वो जो है substance है उनको separate out कर सके, means कि वो अपने selective substances को pass out होने देती है और बहुत से ऐसे substances जो उसकी need के according नहीं होते वो उनको pass out नहीं होने देती। Artificially synthesized semi-permeable membrane are used for separating of bacteria from viruses। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो बैक्टीरिया की ना डिफरेंट वायरसेस से सेपरेशन में यूज करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट कंट्रोल क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर सकता। इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम आर यूज्ड। बहुत सी एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में मतलब वाटर को कंटामिनेंट से पाक करने के लिए बहुत से मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सेपरेट द साल्ट फ्रॉम वाटर, मतलब कि ऑस्मोसिस से रिवर्स प्रोसेस यूज किया जाता है, क्यों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करके साल्ट को जो है वो वाटर से रिमूव करा लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि फिल्ट्रेशन में जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजारा जाता है विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से और ब्लड प्रेशर से, ठीक है, मतलब बॉडी में हो, अगर इनसाइड द बॉडी हो तो ब्लड प्रेशर यूज किया जाता है, और अगर वाटर प्लांट सेल में एग्जांपल देखी जाए तो हम वाटर प्रेशर को यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, ठीक है।
द टर्गर ऑफ सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ नॉन बॉडी प्लांट एंड सॉफ्ट पोर्शन। मतलब जो टर्गर प्रेशर एक है ना, वैक्यूल में जो वाटर वॉल्स की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, उससे एक प्रेशर बनता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। वो क्या करता है, वो शेप और सॉफ्ट पोर्शन की शेप में जो है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब ये हमारे पास है जी एक एग्जाम्पल है, उन्होंने हमें दी हुई है फिल्ट्रेशन की। मतलब ये हमारे पास एक ब्लड प्रेशर है, कैपिलरीज हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसमें जो ये प्रेशर ब्लड एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है ना, ये प्रेशर जो है, इन प्रेशर्स की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स तो नहीं बाहर मूव करते, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इन प्रेशर्स के जरिए ही बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। उन्होंने बोला रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब ये प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस का उलट है। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही पता चलता है कि जिसमें हमने एनर्जी का यूज करना है, पैसिव में हमारे पास एनर्जी यूज नहीं हुई थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। लोअर एरिया से क्या कहते हैं लो एरिया कंसंट्रेशन से हायर एरिया में मूव करना है, लेकिन इसमें यूज करनी है एनर्जी। द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, ये हमारे पास है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें हमें क्या यूटिलाइज करनी पड़ेगी, इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस प्रोसेस में जो है बहुत सारी कैरियर प्रोटीन्स यूज होती हैं क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन्स ऑफ द नर्व सेल्स हैव द, नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन्स पे एक कैरियर प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये करता क्या है, रेस्टिंग जो है नर्व सेल्स, मतलब नॉन कंडक्टिव नर्व इम्पल्सेस, मतलब ऐसे नर्व सेल्स जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते। दिस पंप सेंड्स एटीपी टू मेंटेन एनर्जी टू मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम एंड द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल्स। मतलब कि ये क्या करते हैं, जो ऐसे सेल्स जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट नहीं करते, वो वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं। किस लिए, अपने क्या कहते हैं पोटेशियम के हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और सोडियम के इनर कंसंट्रेशन, सोडियम के जो है वो लोअर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अंदर सेल के। उसके बाद फॉर दिस पर्पस द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड। ठीक है, इसके अब हमने सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो लो रखना है, इट मीन्स के सोडियम को बाहर निकालना है सेल से। तो ये पंप्स क्या करते हैं, सोडियम को जो है आउटसाइड मूव करवा देते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। हमने पहले बात की है कि जो ये वाली ट्रांसपोर्ट है ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवानी है और इसमें हमने एनर्जी को यूज करना है। तो जो सोडियम है वो आउटसाइड ये सेल ज्यादा है, वहां पे इसको मूव करवा देंगे, और जो पोटाशियम है वो आउटसाइड कम है, लेकिन उनको फिर भी हम जो है वो इनसाइड जो है वो सेल के मूव करा देंगे, जो कि अंदर जो है वो ज्यादा मिकदार में है। तो ये सब कुछ होना किसके जरिए है, सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए होना है। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, एक कैरियर प्रोटीन है जो कि एनर्जी को यूज करते हुए जो है वो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड मूव करवाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल्स का ईटिंग प्रोसेस, लाइक यू कैन से। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ द बल्की मटेरियल। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करती है, इन्वेजिनेट करने के बाद ना वो एक फोल्डिंग सी बनाती है, और वो जो बल्की मटेरियल इसके मेम्ब्रेन के साथ आके टच करता है ना, उसको कवर करती है एंड देन उसको इनसाइड द सेल ले आती है। इट इज फॉर्म ऑफ टू फॉर्म है एंडोसाइटोसिस की, एक हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस मीन का सेल का ईटिंग प्रोसेस, और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल का ड्रिंकिंग जो है वो प्रोसेस। मतलब कि अगर कोई मटेरियल सेल ने कोई सॉलिड मटेरियल अपने अंदर मूव करवाया है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर कोई लिक्विड सेल ने अपने अंदर मूव किया है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। वो ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, वो कोई वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और सॉलिड में जो है वो कोई भी छोटे सॉलिड मटेरियल हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस अंदर लेना, एक्सोसाइटोसिस मीन बाहर ले जाना। इट इज अ प्रोसेस विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, मतलब कि जिसमें बल्की मटेरियल को जो है वो इनसाइड सेल से आउटसाइड मूव करा दिया जाता है। दिस प्रोसेस एड्स अ न्यू मेम्ब्रेन। अब ये क्या कहते हैं, न्यू मेम्ब्रेन ऐड करता है उस पे। This process adds a new membrane which replaces a part of cell membrane during loss during the endocytosis। मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो उस पार्ट सेल मेम्ब्रेन के पार्ट को रिप्लेस कर देता है जो कि एंडोसाइटोसिस के दौरान जो है वो लॉस्ट हो गई थी। उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। बहुत से ऐसे टिश्यूज मतलब के सेल्स जो इकट्ठे होके एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स, और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस टॉपिक में जो है वो हम मेजर प्लांट और एनिमल के सेल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमल टिश्यूज।
इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स देयर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज, मतलब एनिमल्स की बॉडी में 4 मेजर टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अच्छा जी, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल मीन रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑफ ऑर्गन्स एंड कैविटीज, मतलब कि जितनी भी बॉडी आउटसाइड पे कवरिंग मौजूद है वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। किसी ऑर्गन की कवरिंग है, किसी कैविटी की कवरिंग है, वो सब की सब एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। दिस सेल इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जो जो सेल्स हैं इस टिश्यू में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप हमारी स्किन को ही देख लें, इसमें पोर्स नहीं होते, बहुत माइन्यूट किस्म के पोर्स होते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं इन टिश्यूज में बहुत कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। दिस टिश्यू हैज मैनी टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल्स एज वेल एज नंबर ऑफ सेल लेयर। इस टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स हैं, सेल की बेस पे उनकी जो है वो शेप की बेस पे, उनकी लेयर्स की बेस पे। सम है स्क्वेमस एपिथेलियल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, इसमें जो है वो सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। ये लंग्स पे पाया जाता है, हार्ट में होता है, ब्लड वेजल्स में होता है, मतलब जितनी माइन्यूट माइन्यूट बारीक बारीक झिल्लियां हमारी जिस्म हमारी जो बॉडी में है ना, बारीक बारीक सी जो झिल्लियां है स्किन की तरह की इनसाइड द बॉडी, वो सारी की सारी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ये क्या करती है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, ये अपने अंदर और बाहर जो है मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करती है। उसके बाद आता है हमारे पास कोबोडियल एपिथेलियम। कबोडियल नेम से ही हमारे पास इसको पता चलता है कि ये किस शेप की होगी, क्यूब शेप्ड होगी। ये किडनी ट्यूब्स में पाई जाती है, स्मॉल ग्लैंड्स में पाई जाती है, और वहाँ ये क्या काम करती है? वहाँ पे ये सिक्रीशंस पैदा करती है, ठीक है। आगे हमारे पास आती है जी कोलमनर एपिथेलियम। कॉलम से ही पता चल रहा है, नेम से पता चल रहा है, कोलमनर मतलब कॉलम लाइक है, लंबी लंबी होंगी, इलोंगेटेड सेल्स है इसके अंदर। अब जितनी भी लंबी लंबी हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी छोटी कनाल्स हैं, जैसे हम एलिमेंट्री कनाल है, गॉल ब्लैडर है, जहाँ पे ये भी वहाँ पे क्या काम करती हैं? वहाँ पे ये सिक्रीशंस पैदा करती हैं। आगे हमारे पास है सिलिएटेड सीलिया, मतलब सिलिएटेड कॉलमनर, इनके भी कॉलमनर भी है और सिलिएटेड भी है, मीन्स के जो है ये लंबी भी होंगी और उनके सेल्स के पास सीलिया भी होगा, और ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं, ब्रोंकाई में एंड पर्पस म्यूकस में। ये सारी इनकी लोकेशंस हैं, ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी, और इनके आप नेम अगर याद कर लें तो आप इनकी जो है वो फॉर्मेशन या इनकी जो शेप है वो याद रख सकते हैं बाय देयर नेम्स। आगे हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हैज मैनी, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं उसमें, आप पाइल्ड अप हुई लेयर्स हैं फ्लैट सेल्स की। इट इज प्रेजेंट लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, ये एसोफेगस की लाइनिंग में होती है, माउथ में होती है और ओवर द स्किन, और ये जो हमारी स्किन के ओवर ऊपर जो हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रॉपर कवरिंग है ये भी इसी टिश्यू से बनी होती है, और इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स। ये क्या करती है? ये इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही पता चल रहा है कि कनेक्शन का काम करते हैं। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स द अदर टिश्यूज, ये क्या करते हैं? ये दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट भी करते हैं और उन्हें बाइंड भी करते हैं। अनलाइक द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सिक्रिएटेड थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सिक्रिएशंस क्रिएट करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स इसमें है कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट बोन्स जो कि हमारी एंड सॉफ्ट जो कि बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ती हैं। बोन्स भी एक सेपरेटली टिश्यूज हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? बोन्स के एंड टू एंड पार्ट्स को जोड़ते हैं। एक्सटर्नल हमारा जो ईयर है उस ईयर को जो है वो माउथ के साथ जोड़ते हैं, नोज को जोड़ते हैं, ट्रैकिया को जोड़ते हैं। बोन और ब्लड जो है इसमें पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू जो हमारी किडनीज और अंडर स्किन में पाए जाते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। आगे हमारे पास आता है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू मतलब के लॉन्ग सेल्स हैं, मसल्स फाइबर से बने हुए हैं, बंडल ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट अबंडेंट, ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाला बहुत ज्यादा टिश्यू है, मतलब सिंपली आप कह सकते हैं गोश्त। मसल सेल्स मींस गोश्त जो हमारी नजर बॉडी में नजर आता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, ये सेल्स की एबिलिटी क्या है? ये कंट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, इतना भी नहीं लेकिन ये कि कंट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, और क्या कहते हैं एंड हैव मेनी न्यूक्लियाई, दे आर रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ बोन। इनके पास बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं और ये क्या
ये क्या वर्क परफॉर्म करते हैं? ये बोन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल्स की वॉल में होते हैं। यूराइनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स वगैरह इनसे बने होते हैं। स्मूथ होते हैं मतलब कि नॉन स्टिमुलेटेड सेल्स होते हैं। इनके पास सिंगल ही न्यूक्लियस होता है और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हमारे पास है कार्डियक मसल्स, मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। Cardiac muscles are present in the wall of heart. Their cells are also striated, but they are single nucleus in each cell. They are produce the heartbeat. जो cardiac muscles होते हैं ये भी striated होते हैं और ये single nucleus होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो skeletal muscles multi nucleus होते हैं। स्मूथ और कार्डिक मसल्स जो हैं वो सिंगल न्यूक्लियस से होते हैं। ये जो है हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आगे है स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वोलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल्स मतलब वोलेंट्री इन एक्शन होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन को हम अपनी विल के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वोलेंट्री इन एक्शन है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वोलेंट्री हैं जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम चाहेंगे तो हम अपना हाथ मूव करा सकते हैं और जो है वैसे खुद ब खुद मूव होने वाले ये मसल्स नहीं है। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री है, मतलब कि जो स्मूथ मसल्स हैं हमारी जो यूराइनरी ब्लैडर वर्क करता है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड मूव कर रहा है, या जो हमारा हार्ट बीट है, ये सारे जो है वो हम इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनको हम खुद ब खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी टाइप्स थी मसल्स की। आगे एनिमल का ही हमारे पास एक टाइप आती है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे पास, मतलब कि कोऑर्डिनेशन का वर्क करती है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करती है। अब ये क्या करती है, सर्वाइवल डिपेंड करती है इस पे एनिमल्स का ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द अप्रोप्रिएटली टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट में से हमें स्टिमुलस मिल रहा है ना, उस पे ये क्या रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करता है हमारा इम्यून सिस्टम, ये हमारे पास ये सारे सारे जो वर्क हैं परफॉर्म करते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये क्या करते हैं, दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स। अब इसकी लिए क्या होना चाहिए कि ये ट्रांसमिशन कर सकें हमारी डिफरेंट बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ किसी हॉट सब ऑब्जेक्ट के साथ टच कर जाता है तो वो स्टिमुलस जो है वो नर्वस टिश्यू के जरिए हमारी ब्रेन तक जाता है। ये क्या कहते हैं, ये हमारी स्टिमुलस लेके कि हमने जो है वो मसल्स को कंट्रैक्ट करना है और हाथ को पीछे खींच लेना है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का वर्क परफॉर्म करते हैं। आगे है दी नर्वस टिश्यू फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। और जो नर्वस टिश्यू है वो कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और इस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ नर्व सेल्स भी हो सकते हैं, न्यूरॉन्स हो सकते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं मैसेज को कंडक्ट करने में इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब को जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स उसके जरिए। नर्वस टिश्यू इज फाउंड, जो नर्वस टिश्यू है वो हमारे इम्यून सिस्टम में पाए, जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, मतलब कि ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, मतलब वो सारे पार्ट्स जो के कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे हमारे पास जो है वो ये सारे हमारे पास थे एनिमल्स टिश्यू, इनकी फर्दर टाइप्स। आगे कुछ जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास हैं प्लांट टिश्यूज की, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस सारे पैराग्राफ्स में, इस सारे चैप्टर्स में आपको अगर कोई इशू है या कोई बात समझ नहीं आई, देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज।